नमस्कार दोस्तों, डिटॉक्स से सूरज नेगी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं मिलाने वाला हूं आपको एक ऐसे खास युवा से जिसको आपने अपनी इंस्टाग्राम फीड पर ज़रूर देखा होगा। कभी कटते पेड़ को बचाते हुए, कभी प्लास्टिक उठाते हुए और कभी उत्तराखंड के मुद्दों को अपनी आवाज़ देते हुए। तो मैं स्वागत करता हूँ अभिषेक भट्ट का डिटॉक्स में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने तो एकदम सुपरमैन होगा उत्तराखंड का वैसा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। चाहे उत्तराखंड का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कैंपेन चल रहा हो, वहाँ पर आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हो। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है, चाहे घर के बाहर हो, चाहे उत्तराखंड में किसी भी कोने में हो, चाहे सड़क में गड्ढा हो, चाहे कहीं प्लास्टिक गिरा हुआ हो, चाहे कहीं पेड़ कटने की बात हो रही हो, वहाँ हम जरूर पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचपन से एक सामाजिक कार्य करने का आप कह सकते हैं मन होता था। कुछ गलत होते हुए दिखता था तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मन होता था। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा थोड़ा सोशलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मेरे को लोगों से बात करने में मज़ा आता है, लोगों को जानने में मज़ा आता है, नई नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये कारण है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सोशलिस्टिक दौर की तरफ या सोशलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ढल रखा हूँ। जब अक्षय कुमार जी ने आपका रैप सॉन्ग ट्वीट किया था तो उसके बाद आपके रैप कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ा था? अब हुआ क्या, वो गाना यूट्यूब पर डाला था जो टॉयलेट एक प्रेम कथा का रैप, मान लीजिए एक हफ्ते पहले डाला और एक हफ्ते बाद वो अक्षय कुमार तक पहुंचा किसी के जरिए। उनका फैन पेज था कोई, शायद से मुंबई अकियंस करके कोई फैन पेज था, उसके जरिए पहुंचा। और उन्होंने ये जो यूट्यूब वीडियो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिया और उसमें उन्होंने लाइनें लिख दी मेरे गाने की। मेरे गाने की लाइनें लिख दी और उसके नीचे लिख दिया सैल्यूट टू यू ABRK। ABRK मेरा आर्टिस्ट नेम है। तो अक्षय कुमार ने शेयर किया वो गाना और मेरे को वो पता चला मेरी मम्मी के द्वारा। और उस टाइम मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा था, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने बोला सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, देखना तो है। मैंने सीधा फ़ोन चार्ज पे लगा, ऑन करके मैंने खोला और तब तक क्या बोलते हैं उसी टाइम मैंने भारत को भी कॉल कर दी। तो भारत ने बोला ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैंने सीधा अक्षय कुमार का ट्विटर अकाउंट खोला, मेरे होश उड़ गया। मेरा क्या परखच्चे यार, अब आप का एक पसंदीदा हीरो, आपकी मम्मी का एक पसंदीदा हीरो अचानक से आपका गाना शेयर कर दे, हर घर में होगा शौचालय, वो दिन सबसे अच्छा होगा। ये अक्षय कुमार की ट्वीट की लाइन बता रहा हूँ, ये मेरे रैप की लाइन से उन्होंने यूज़ करी और नीचे लिखा सैल्यूट टू यू मिस्टर ABRK। और उसके बाद लोकल मीडिया में, घर पे बहुत मीडिया आई, तो सेलिब्रिटी का एहसास फील किया। और यूट्यूब पे व्यूज़ सीधा 30,000 शेयर करने के बाद। अब सेलिब्रिटी शेयर करेगा तो एक बहुत बढ़िया चेंज आया। उसके बाद क्या था, लोगों को पता चला कि भैया एक लड़का है जिसको अक्षय कुमार ने अप्रिशिएट किया। तो फिर पैसिफिक मॉल में शो किए, मसूरी में शो किए, बहुत शो किए और अच्छा दौर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिली उस चीज़ से कि किस तरीके से आपका इस्तेमाल होता है एज अ आर्टिस्ट। इस्तेमाल किया गया है मेरा। इस्तेमाल कैसे भाई? इस्तेमाल मैं बताता हूँ। अब आपको जब कुछ नई चीज़ होती है आपको मालूम नहीं होता ना कि आप क्या है क्या नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन मेरा शो करवाया गया था पैसिफिक मॉल में और मेरे नाम से स्पॉन्सरशिप ली गई। एक ढेला नहीं मेरे को दिया, मेरे से परफॉर्मेंस करवाई, ठीक है। और लास्ट में जब सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन मेरे को वहाँ पे स्लॉट ही नहीं मिला। और सबसे बेइज्जती वाली बात मैं आपको बता दूँ, मेरे को कहा गया कि आपका मान लीजिए इस तारीख को शो है। मैंने अपने घर वालों को, सबको, अपने जितने भी जानकार लोग थे सबको वहाँ पे इनवाइट कर दिया। अब आप सोचिए, आपके घर वाले, आपकी मम्मी, आपके नाना, आपके मम्मी के स्टाफ वाले, आपके दोस्त वहाँ पे खड़े हो रखे हैं, बैठ रखे हैं और आपका नंबर ही नहीं आ रहा वहाँ पे। वो पहला दिन था और आखिरी दिन था। मैं स्टेज के पीछे से भागा था घर अपने, शर्म के मारे। तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना है, इनको बताना है। बताना क्या है, ठीक है एक ठोकर लगी, लेकिन समझ आया कि भैया ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से उसके बाद अपने म्यूज़िक करियर में आगे बढ़ता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिल पाई, जो हकीकत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर क्षमता भी नहीं कहूँगा, एक अंदर एक आग थी कि भैया समाज के लिए कुछ करना है। तो वो सिर्फ रैप के थ्रू नहीं, वो आप ग्राउंड पे उतर के भी कर सकते हो। उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई मैंने ग्राफिक एरा से करी और वहीं कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ग्राउंड पे उतरना शुरू किया एज अ जर्नलिस्ट, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। तो ये स्टोरी थी। सो अक्षय कुमार जी ने जो ट्वीट किया था भाई, उसकी कुछ 4 लाइनें अगर आप सुना दो मैं रैप की। 2017 में लिखा था मैंने वो गाना। उसकी लाइन ऐसी थी, देश को करता गंदा क्यों इंसान बना है अंधा, क्यों पावर की आड़ में चल रहा गलत धंधा, क्यों टॉयलेट एक प्रेम कथा, समाज को लगेगा पता शौचालय ना बनवाने की हाँ क्या होती है खता। सवाल कई जवाब नहीं, गलत बात यहाँ होती सही, देश की नारी के लिए क्या उठेगी आवाज कभी। बस अब
बहुत हुआ आगे खाई है पीछे कुआ, मशाल जलानी होगी तभी तो उठेगा धुआं। कहने को आजाद हम पर अभी भी आजाद नहीं, मेरे देश के कई गांवों में अभी तक विकास नहीं। जिस धरती को कहते माँ उसी को दूषित करते हैं, बदलाव लाना होगा चलो सबको सूचित करते हैं। मतलब ये पूरा आपने खुद लिखा है पूरा? सब कुछ लिखा गाया सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, म्यूजिक सब कुछ। तो उत्तराखंड में कहाँ से आप बिलोंग करते हो और जो अपना कल्चर है उत्तराखंड का जी उससे कैसे कनेक्ट करते हो आप? जी भाई, मेरा जन्म देहरादून में हुआ क्योंकि मम्मी पापा मेरे जन्म से पहले देहरादून शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। वैसे जो मेरी रूट्स हैं, जड़ें हैं, टिहरी बंडवाल गांव थौलदार ब्लॉक की हैं, और वहीं से मेरा नाता जो है एक्चुअल वहाँ से जुड़ा हुआ है। जड़ों से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यूँ जड़ें छूट जाएंगी तो भैया आप ख़त्म हो। फिर हम गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें वहाँ पैदा किया गया तो हमें उस चीज़ के निभाना पड़ेगा। मतलब हमें वो चीज़ समझनी है कि हम कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि आधा ही हमारी क्वेश्चनिंग ख़त्म हो जाएगी लाइफ से। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मुझको लगता है जो आपने कहा है ना कि भगवान ने हमें जन्म दिया कुछ कर्म करने के लिए और डिज़ाइन हो रखा है, वो हकीकत बात है। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने बोला तो है नहीं, या मेरा कोई गुरु तो है नहीं कि जो बोल रहा है कि ऐसे कर तेरे व्यूज़ आएंगे। मैं व्यूज़ के लिए तो नहीं कर रहा है, सब डिज़ाइन हो रखा है, हर चीज़ डिज़ाइन हो रखी है। ब्लूप्रिंट जो है भगवान ने बना रखा है, उसको आप कैसे चेंज करोगे? मतलब बुनियाद भगवान ने दे दिया, आप उसके ऊपर कितने मंजिल का घर बनाते हो वो आपके ऊपर है, ये हकीकत बात है। और उसको मैं भी मानता हूँ। और क्योंकि एक सपना था अपना जो लेक है उसके ऊपर फिल्म बनते हुए देखना, आज वो सपना पूरा होने की कगार पे है, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन बिल्कुल सत्य वचन आपने कहा है कि भैया आपको अगर उत्तराखंड देवभूमि में आपकी पैदाइश हुई है, कुछ सोच समझ के भगवान ने आपको यहाँ पे जन्म दिया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भैया आप अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड देवभूमि के लिए कुछ करने का। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब सबसे पहले खलंगा में पेड़ कटने की बात आई थी, वाटर टैंक बनने वाला था, उस टाइम में बनारस में था, यहाँ पे नहीं था, बनारस जा रखा था शूट पे एक। तो मैंने देखा भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, अब अजीब लगता है। मैंने बोला यार मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं देहरादून में, अब क्या करूँ? तो सोशल मीडिया एक माध्यम था कि भैया यहाँ से आवाज़ उठा दूँ। हुआ क्या, मैंने वहाँ पे एक रील डाली इसके ऊपर, एक पेड़ के नीचे खड़े होके कि भैया ऐसा ऐसा खलंगा में हो रहा है और पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, और गर्मी का मौसम उस टाइम मतलब 50 डिग्री पार दिल्ली चले गया था। तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय था। तो मैंने वीडियो डाली और वो वीडियो वहाँ इंस्टाग्राम पे बूम हो गई। मैं बैठा हूँ बनारस में, बात कर रहा हूँ देहरादून की। अच्छा। मैंने वो वीडियो इतनी बूम हुई, मतलब वहाँ मेरे नए फॉलोअर्स जुड़ने शुरू हुए। उसमें यंग बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी चीज़ आई कि भैया सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है अपने समाज को बदलने के लिए, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो उसके बाद जब खलंगा बचा था तो सबसे पहले न्यूज़ अखबार में आती है, ऑब्वियस सी बात है, वो अखबार की न्यूज़ मैंने सोशल मीडिया पर डाली, वो भी बहुत अच्छी चली। तो फिर मैंने मतलब पेड़ों से लगाव तो है ही भैया, उत्तराखंड का जो बंदा होगा उसको जल जंगल ज़मीन से तो लगाव होगा। और ये जो सारी लड़ाई है जल जंगल ज़मीन को बचाने की है, जो इस वक्त उत्तराखंड के अंदर सबकी एक क्या बोलते हैं मांग होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर हम कर रहे हैं काम, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी जो ये सोच है, मेरी ये सोच है, अगर हमारे पूरे उत्तराखंड के युवाओं की ये सोच हो जाए और लोग जागरूक हो जाए कि जल जंगल ज़मीन का बचना बहुत ज़रूरी है, वही हमारा भविष्य है एक तरीके से। तो ये मुद्दे काफ़ी मुझे लगता है कि हम कनेक्ट करते हैं आपस में। बिल्कुल। और इसलिए बैठ रखे हैं आज साथ में। खलंगा वाला जो कैंपेन था उसके बारे में थोड़ा सा मैं ऑडियंस को दोबारा रिवाइव कराता हूँ, और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने किस नज़र से देखा खलंगा जो प्रोटेस्ट चला पूरा? 2 प्रोटेस्ट हुए थे। एक प्रोटेस्ट पहला हुआ था जब वाटर टैंक बन रहा था। राइट। भैया आप जंगल को काट के वहाँ पे आप मतलब पानी का टैंक बना दोगे, बेवकूफ़ी वाला काम। अगर आपको इतना ही शौक है पानी बचाने का, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दो ना, एक बड़ा टैंक ऊपर बना दो। ठीक है, अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन यार पेड़ काट के उसके अंदर आप पानी का टैंक बनाओगे, कोई बात नहीं होती। और ऊपर से वो पेड़ कौन से थे आपको पता होगा? इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, साल के पेड़ है वो। तो जो साल का पेड़ था भाई, वो मेरे ख्याल से ब्रिटिशर्स जब आए थे तब उन्होंने लगाया था। और साल के पेड़ की जो खासियत मुझे भी नहीं पता था इतना, बट जब मैं इस कैंपेन से जुड़ा तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन और सब। तो जो साल के पेड़ है बेसिकली वो बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में, और जब बारिश होती है तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर आपने देखा होगा खलंगा में नीचे, तो वो है स्रोत है पानी के। तो वो जो स्रोत है वो 24 आवर्स है चलता है, और 365 डेज है साल में। तो वो जो स्रोत है वो मेरे ख्याल से अंदर वो जो पानी का टैंक बाहर बनाए थे, एक अंदर पानी का टैंक पहले से है। अच्छा। तो उसी से देहरादून और इन जगह वहाँ पर वाटर रिजर्वर है। अच्छा। तो वो जो वाटर का जो टैंक है पानी के अंदर, उसी से पानी पहुँचता है देहरादून या इन जगह। और जो स्रोत है वो उसी के है, बारिश का पानी। बेसिकली जो साल का पेड़ की जो जड़ें हैं वो इतनी फैली रहती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं।
अब आप वहाँ पे जाओगे, कितना सुंदर है वहाँ, मतलब वॉक करने के लिए। अंग्रेजों शहर के पास। शहर के पास, और अंग्रेजों के ज़माने का लगा रखा, सोचो इतने सालों पुराना एक इतिहास है खलंगा अपने आप में। वॉर भी हुई थी गढ़वाल नेपाल की, एक इतिहास है। आप उसी इतिहास को ख़त्म कर दोगे तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाओगे? कंक्रीट वाटर टैंक, ऐसे नहीं चलेगा ना सिस्टम। तो साल पेड़ वाकई में डिमांड में रहते हैं, बहुत महंगे पेड़ हैं। और वो तो चलो वाटर टैंक वाला हो गया। दूसरा ये वीडियो वायरल हुई थी जब वहाँ कोई गेट बनाने लग गया था। हाँ, कि अभी भैया रिसेंटली हुआ है ये। बीघा की बीघा ज़मीन मतलब अपनी है, वहाँ पे वो बाउंड्री बनाने लग गया जंगल के अंदर। वो तो अच्छा हुआ, वो एक अब हमारी सिस्टर थी, उन्होंने वो वीडियो बनाई, जिनका न्यूज़ चैनल भी है कुछ। जिनका न्यूज़ चैनल भी है। पर भाई जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी नदियाँ थी पहले, जैसे रिस्पना नदी थी, पिंदाल नदी थी, तो अब देखा जाए उनको तो भाई एक तरीके से नालों में बदल चुके हैं। तो भाई इसके पीछे क्या कारण है? और अभी सुनने में आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट भी अभी सरकार का, मेरे ख्याल से एक एलिवेटेड रोड बन रही है रिस्पना बिंदाल की, और मेरे ख्याल से अभी कुछ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें आप भी गए थे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? सूरज भाई, मेरे को जितना पता है, खैर मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी है भी उसके बारे में पब्लिकली नहीं कही जा सकती क्योंकि वो सरकार का काम है। लेकिन भैया ऐसा है, रिस्पना बिंदाल की अगर हम बात करें, सालों पहले लोग बोलते हैं लोग उस नदी में नहाया करते थे, तैरा करते थे, और मैंने तो ये तक सुना कि कुछ लोग वहाँ का पानी भी पिया करते थे। अब आप जाओ जरा वहाँ पे, आप खड़े नहीं हो सकते उस जगह पे, इतनी गंदी स्मेल आती है वहाँ पे। पूरी झुग्गियाँ बस्तियाँ बन रखी हैं उधर पे। किसने बनाई है? वाटर बैंक है वो रिवर बैंक नहीं, वाटर बैंक है बिंदाल के नीचे, रिस्पना के नीचे। ये बाहर से आके सारे के सारे बस रखे हैं। आप जाओ ना वहाँ, आप मेरे को मिलवाओ वहाँ नीचे जाके, किसी नेगी रावत से मिलवा दो आप बिंदाल के नीचे। नशा पत्ताखोरी सारी वहाँ चलती है, सबको पता है। ब्लैक में शराब वहाँ मिलती है, ब्लैक में वहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या वहाँ पे गोरख धंधे होते हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं और कई बार न्यूज़ वाले मुद्दे उठाते हैं। लेकिन उसका भी अंत नहीं है क्योंकि भैया वायरस है वहाँ पे फैला हुआ, एक तरीके का मैं बोलता हूँ नशा। अब एलिवेटेड रोड पे आते हैं, एलिवेटेड रोड वहाँ पे बनेगी, जितने भी वहाँ पे घर हैं वो सारे के सारे वहाँ से हटेंगे। अच्छा, हटेगी जितनी जो बस्ती, सब बस्ती हटेगी। वो अब आपका क्या हवा में तो नहीं बन जाएगा ना एलिवेटेड रोड, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, वो हटेंगी वहाँ पे। अब कहना ऐसा है कि भैया वहाँ का सौंदर्यीकरण होगा जब वो बनेगा आपका एलिवेटेड रोड। अरे भैया सौंदर्यीकरण किस बात का? आप एलिवेटेड रोड पर रुक के नीचे देखोगे कि बिंदाल कितनी साफ दिख रही है। आप एलिवेटेड रोड बना के उसमें पेड़ भी कटेंगे, ये जो झुग्गी झोपड़े वाले लोग हैं उनका घर भी जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। और करीबन 4000 मैंने सुना था, कुछ हज़ार मकान में कंफर्म नहीं, 4000 मकान बता रहे थे इफेक्ट होंगे जो हटेंगे पूरी की पूरी रोड से। ना ही सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ बल्कि जो अच्छे घर भी हैं आगे जाके उन पर भी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि रोड तो चौड़ी बनेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई कि जो रिस्पना बिंदाल का जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है, क्या इसकी सच में ज़रूरत है उत्तराखंड को? मैं आपको सूरज भाई एक लेमैन, देहरादून का एक आम नागरिक होकर एक बात करता हूँ। अभी दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे बना, बोलते कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, अक्षरधाम से, वैसे वो अपना मोहन तक का बताते हैं पर वो दिल्ली देहरादून कहते हैं। एक बात बताइए आप, एक शादी होती है कहीं पे बढ़िया करके जी, ठीक है, शादी में जो अरेंजमेंट है खाने का वो 200 लोगों का है जी। आप बारात में 500 लोग लेकर पहुंच गए तो क्या दुल्हन वाले हैं, घर वाले हैं दुल्हन के, वो पूरा कर देंगे 500 लोगों को 200 खाना, 200 लोगों का खाना? तो वैसे भैया आपने एक्सप्रेसवे तो बना दिया इतना चौड़ा, देहरादून में आपकी घुसने की जगह नहीं है। आप देखिए शाम को अपनी मंडी वाली रोड है पटेल नगर की, मंडी से यहाँ इंदिरा नगर पहुँचने में कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, इतना जाम लगता है वहाँ पर शाम को। अब आपने दरवाज़ा तो इतना बड़ा बना दिया बारातियों के लिए, लेकिन अंदर खाने की पूर्ति नहीं होने वाली आपकी। क्या फ़ायदा आपका 2.5 घंटे में आगे जब आपको 1-2 घंटे वहाँ जाम में फंस जाना है फिर से? तो भैया आप जो एलिवेटेड रोड बना रहे हो, मसूरी के लिए बन रही है वो रोड, मसूरी में क्या इतनी पार्किंग की व्यवस्था है? क्या उसके बारे में कोई बात करता है? ये जो रिस्पना बिंदाल ये मसूरी से भी कनेक्ट, ये मसूरी पे कनेक्ट करेंगे। मतलब आप सोचिए ना, आप, मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ, 500 बारातियों को बुला के 200 लोगों का खाना आपने तैयार कर रखा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और इतना अच्छा साफ़ सुथरा शहर हमारा देहरादून, इसको क्या ज़रूरत है एलिवेटेड रोड्स की? क्या ज़रूरत है उसको इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज की? राइट। ये तो एक देहरादून तो एक ऐसी जगह वो करती थी जहाँ लोग अपना रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए आते थे, जहाँ सुख शांति के लिए आते थे। अब ना यहाँ सुख रहेगा, सुख तो छीन ही गया है, इतना क्राइम यहाँ बढ़ गया, नशा यहाँ बढ़ रहा है ना। आप टूरिस्टों के लिए वेलकम हम करते हैं, पर भैया एक लिमिट होती है ना, आप लिमिट क्रॉस करोगे तो भैया गंद तो फैलना ही फैलना है, और वो फैल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि इतना डेवलपमेंट उत्तराखंड प्रदेश को नहीं चाहिए था, देहरादून को इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए थे, लेकिन हो रहा है, सरेआम चल रहा है। नशा यहाँ इतना बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक
की तो क्या ही बात करें, तो सब जानते, चाहे ऋषिकेश चल जाइए, देहरादून, मसूरी, इतना ट्रैफिक लगता है कि भैया 4 व्हीलर में तो वहाँ जाना महाभारत है। भाई लेकिन ट्रैफिक के लिए भी जैसे क्या रूल्स या क्या नियम या मतलब क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि देहरादून में जो देखा जाए तो एक बॉटल नेक बन चुका है। जैसे क्या है कि आप यहाँ से भी रोड दे दो, ठीक है, यहाँ से भी रोड दे दो, और जाम जो होगा वो बीच में होगा, बॉटल नेक बनेगा वही बीच में। बात आ गई ना, बारात 500 की, हाँ। खाना है 200 का। भाई अभी जैसे करंटली अगर हम देखें पॉलिटिक्स में, अभी कौन ऐसा उभरता हुआ चेहरा है जो आपको लगता है कि 27 के चुनाव में जो सबके लिए एक सरप्राइज कैंडिडेट होगा? मैं कैमरे में देख के भी और आपको देख के भी बोलूँगा, 2027 जी। घमासान होगा, महाभारत होगी। उत्तराखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है भैया। उभरते हुए चेहरे आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, बॉबी पंवार, आशीष नेगी यूकेडी से, त्रिभुवन चौहान, लुसुन टोडरिया, ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ, और एक अपने मोहित डिमरी। ये 5 जो है ना, ये उत्तराखंड की मुट्ठी बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, और हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। और भी जो व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर आप बोल लें, क्योंकि देहरादून थोड़ा सा अलग एक स्टाइल का क्षेत्र है, प्लेन्स भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं देहरादून के अंदर अनूप नौटियाल जी, राइट, रवि चोपड़ा जी, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो कहीं ना कहीं देहरादून के अंदर एक खूबसूरत बदलाव लेकर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं ना, मुझे लगता है इनसे अच्छी नॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किसी और को शायद से होगी। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, राइट, क्योंकि इसी प्रकार की लोगों की आवश्यकता यहाँ पे है, और यही लोग यहाँ चेंज लेकर आ सकते हैं। 5 मुट्ठी की तो बात कर दी उत्तराखंड की, साथ ही में नौटियाल जी और रवि चोपड़ा जी की भी बात करिए, जो देहरादून के मुद्दों को एक तरीके से मुझे लगता है कि एक तालमेल होना चाहिए, जैसे युवा शक्ति भी अपनी है, हाँ। और जो इंटेलेक्चुअल लोग जो आप बोल रहे हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर इन सब जुड़ जाएं का संतुलन हो पाए तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा घमासान और बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक मैं बोलूँगा, मतलब नई पार्टी उभर जाएगी, या फिर ना भी उभरे, मतलब एक नई सत्ता उभर जाएगी। जो हमारी बोली भाषा है वो अपना अस्तित्व कैसे बचा सकती है? आज आपके पॉडकास्ट में आ रहेगा तो यहीं पे ये मुद्दा उठा देते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, अभी आपने सुना होगा महाराष्ट्र में मराठी बोलना ऐसा कर दिया है कि जो मराठी नहीं बोल रहा उसको पेल दिया जा रहा है वहाँ पे। खैर गलत है, बहुत गलत लगता है भैया, ऐसा भेदभाव क्यों, है ना। राइट। मैं जाति धर्म विशेष की तो बात करता ही नहीं है, तो एक अलग चीज़ होगी, और ये होनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्यों करना है सब। लेकिन मुझे लगता है कि बोली भाषा को अगर बचाना है तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसको तब से उस बोली या भाषा के बारे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो क्यों नहीं वो समझेगा, क्यों नहीं अपनी बोली भाषा को प्राउड के साथ बोलेगा। राइट। मुझे लगता है स्कूलों में, उत्तराखंड के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, तमाम स्कूलों, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्टर आ जाता है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी 3 अलग भाषाएं हैं, तो क्यों ना हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए जाएँ बच्चों को, चाहे वो देहरादून में पढ़ रहा है चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा है, उसको जौन सी भाषा सीखनी है, जहाँ से भी वो बिलोंग करता है वो सीख ले, या उसको तीनों सीखनी, तीनों सीख ले। कोई इतनी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है भाषा सीखना। आप किसी बच्चे को या हमें किसी को भी सिखाओ, आप एक किताब बना दो, उसके ऊपर कोई सिलेबस तैयार कर दिया जाए उसके ऊपर कि आपको बेसिक गढ़वाली, बेसिक जौनसारी, बेसिक कुमाऊनी सिखाई जाए, तो एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है चेंज आ सकता है। और जो हम बोल रहे हैं ना कि शर्म आती है, वो शर्म कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। छोटी सी चीज़ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं। और बोली भाषा बच्चों को सिखाना एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है, जिससे मैं भी, अगर मेरे स्कूल में मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं गढ़वाली क्यों नहीं लगता। जब मैं संस्कृत सीख रहा हूँ तो मुझे गढ़वाली की भी थोड़ी सी पढ़ाई करवाते थे, तो मैं आज ओपनली गढ़वाली बोलता, समझ आती है, लेकिन बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये चीज़ की जा सकती है भाई। तो भाई आपका कहना है कि इसका कनेक्ट सीधा एजुकेशन सिस्टम से है कि बिल्कुल, बच्चे को जब बेस तैयार हो रहा है वहीं से ये चीज़ें अडेप्ट की जाए उसके अंदर। महाराष्ट्र में मराठी सिखाई जा रही है तभी तो बोल पा रहा है बच्चा, यहाँ सिखाई जाएगा तो क्यों नहीं सीखेगा बच्चा। राइट। जैसे सरकार की कोई भी नीति आती है भाई, जैसे अभी आपने देखा होगा यूसीसी आया, उसके बाद अब भू कानून भी उन्होंने बोला कि हम ला गए हैं, पर वो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। तो भाई आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग को, आधे लोगों को तो लग रहा है कि भू कानून आ चुका है, बट अगर किसी से इन डेप्थ पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कन्फ्यूजन में है लोग। तो सरकार की जो भी नीति आती है, एक कनेक्टिविटी, एक ब्रिज नहीं है जिनके लिए नीति आ रही है, तो कहाँ तक ये सही है भाई? यार मुझको लगता है पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार और जनता के बीच में, क्या चल रहा है, अरे लोगों को पता लगना चाहिए।
और किस प्रकार का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ये भी लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अचानक से आपने आदेश दे दीजिए कि भैया हम तो ऋषिकेश और देहरादून रोड पर 4000 पेड़ काट देंगे। अरे आप उत्तराखंड के, देहरादून के लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बैठाओ ना अपने साथ में, उनसे आप पूछो कि भैया आपको ये जो रोड है ऋषिकेश देहरादून वाली वो चौड़ी चाहिए। तो हम टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट से उत्तराखंड का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स चलता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी हैं, उनसे भी तो आप पूछोगे कि भैया आपके घर में जो है हम आपके घर की बाउंड्री चौड़ी कर रहे हैं, आप उनसे नहीं पूछोगे। और एक बात बताइए, आप ये देहरादून ऋषिकेश हाईवे को आप चौड़ा कर भी देंगे, क्या हो जाएगा वहाँ पे? 10 मिनट आप जल्दी पहुँच जाओगे। 10 मिनट पहले पहुँच के वहाँ पे आप क्या मतलब गंगा माँ जो है आपको ज़्यादा आशीर्वाद दे देंगी वहाँ पे। और कुछ भी लॉ लाने से पहले, किसी भी प्रकार का लॉ आप लेकर आते हैं, किसी प्रकार की आप नीति बनाते हैं, तो आप यार वहाँ के लोकल लोगों से तो पूछोगे कि भैया ये नीति आपको चाहिए, हमें चाहिए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं चाहिए तो मना करेंगे। आप पोलिंग करवाओ। जो अपनी बोली भाषा है उसके लिए आपने जो प्रयास किया था, मुझे लगा एक जौनसारी गाना आपने बनाया था कि देहरादून वाली, तो वो मैंने काफ़ी देखा, काफ़ी वायरल हुआ था बीच में गाना। मुझे तो काफ़ी अभी भी सुनता हूँ मैं उस गीत को, तो थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा, अगर आप मुझे कुछ लाइनें उसकी सुना दो। भाई उस गाने की ना एक मस्त बात बताता हूँ। मस्त बात यह है कि उसकी जो बीट है वो है हमारी जौनसार की, हिमाचली नाटी बीट बोलते हैं उसको, वो मुजरा बीट भी बोलते हैं उसको हिमाचल में। और उसकी जो बोली है वो उसमें थोड़ी सी गढ़वाली है, थोड़ी हिंदी है, और जो उसमें पहनावा पहन रखा है मैंने वो भी गढ़वाली है। तो उस गाने की 2 लाइन बोल देता हूँ, थोड़ा सा यूथ को आकर्षित करने के लिए गाना बनाया था। उस गाने का नाम है देहरादून वाली, उसका 2 लाइन है, उसकी सुनाता हूँ। हो अखियाँ प्यारी प्यारी है, जुल्फे काली काली, मेरा दिल लटके ले गई वे छोरी देहरादून वाली, तेरे होठों की लाली और कानों में जो बाली, मेरा दिल लटके ले गई वे छोरी देहरादून वाली। देहरादून की बात कर दी, मतलब आपने पूरे देहरादून को एक साथ जोड़ दिया भाई, वो भी जौनसार की बीट पे, हिमाचली बीट पे। मतलब यही तो यार कल्चर बचाने वाली बात। तो मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन भैया आप क्रिएटिव वे से अपनी बोली, अपने कल्चर को दिखा पाओ गानों के थ्रू, तो उससे बढ़िया क्या मीडियम हो सकता है। तो मज़ा आता है, मतलब जो कर सकें उत्तराखंड के लिए, चाहे एंटरटेनमेंट हो चाहे सोशल एक्टिविटी हो, कोशिश हमेशा रहती है। जो आपकी फर्स्ट फीचर फिल्म है जिसके राइटर आप हो और मेरे ख्याल से भरत गुप्ता, आप दोनों ने साथ में मिलके, और भरत ने डायरेक्शन किया है जी, भरत भी उत्तराखंड से है जी, और मुझे लग रहा है आप बचपन से आप दोनों साथ हो और फिल्म मेकिंग के जरिए आप लोग जुड़े हो। भरत से मेरी मुलाकात 4th क्लास में हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक इंसान ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को। तो जब मैं लिखता था वो मुझको मोटिवेट करता था कि भैया तू अच्छा लिखता है। तो कहीं ना कहीं एक विज़न था, मैं उस टाइम वीडियो बनाने लग गया था। तो एक बार मैंने भारत के साथ भी वीडियो बनाई थी, एक फिल्म का ट्रेलर बना दिया था ऐसे, मतलब यूट्यूब के लिए बनाते थे। डर कैसा है? डर वो तो खैर बाद में हुआ, मैं थोड़ा पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब ऐसी एक वो छोटे कैमरा आते थे ना, साइबर शॉट, हाँ साइबर शॉट वाले कैमरे, पॉइंट एंड शूट वाले, उससे हमने ऐसी ट्रेलर वगैरह बना के यूट्यूब पे डाल दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत और मैंने कई सारी म्यूज़िक वीडियोस, जो मेरी है देहरादून वाली भी है वो भारत ने बनाई है, शूट भी की है, डायरेक्ट भी की है, क्योंकि कम बजट में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो भैया डायरेक्टर को ही DOP बनना पड़ता है। तो हमने बहुत ही, मतलब मैं तो बोलूँगा 0 बजट में हमने इतना सारा काम किया। उसके बाद वेब सीरीज़ भी बनाई, और उसके बाद भारत बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे पहुँच के डायरेक्शन की बारीकियाँ सीखी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कहानी को बॉलीवुड लेवल तक ले जाने की, क्योंकि अगर भारत डायरेक्शन नहीं करता तो वो कहानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पन्नों पे ही रह जाती, या फिर रद्दी में चले जाती, क्योंकि कुछ कहानी मेरी रद्दी में भी चली गई। अब क्या करूँगा, मतलब कहानी का लिख दी, ठीक है, अपना थॉट निकाल दिया। लेकिन अब जो है पहली बार, मतलब जो सपना था कि जो लिखाई करी थी मैंने भी करी, भारत ने भी उसमें काफ़ी उसका सहयोग है, आइडियाज़ शेयरिंग हुई है, लिखी मैंने है, भारत ने भी लिखी है। लेकिन पहली कहानी जो है साथ में मिलके हमने बनाई है। अब फिल्म का नाम है दद्दू का रेडियो, बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी हमारा जॉनर नहीं है, लेकिन मास ऑडियंस के लिए कोशिश करिए। अब देखते हैं जनता क्या सहयोग करती है। फिल्म आ जाएगी शायद से इस साल के एंड तक। भाई अभिषेक भाई, जैसे कि आपने इतने सारे फील्ड में अपना सिक्का जमा दिया है, लेकिन अगर मैं देखूं अभिषेक भाई को अगले 5 सालों में, या उनकी इस जर्नी की मंजिल क्या रहेगी, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तारीफ़ कर दी। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सिक्का जमा दिया, मैं लर्निंग प्रोसेस में, और लर्निंग प्रोसेस एक आर्टिस्ट का कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो चलता रहेगा जब तक सांसें चलेंगी, है ना। और सफ़र बड़ा क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर राइड वाला है,
लेकिन अगर सफ़र की चिंता करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। मंजिल तो देखो सूरज भाई, ये है कि आपने पूछा कि क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं देहरादून के नाम से जाना जाऊँ। देहरादून का मतलब अभिषेक और अभिषेक का मतलब देहरादून हो, है ना। मतलब देहरादून में पैदा हुआ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आगे ले जाने की एक सोच है, एक विचारधारा है, और उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, चाहे वो रोज़गार की स्तर पे हो, चाहे वो कल्चर बचाने के स्तर पे हो। मेन मुद्दे यही हैं कि भैया उत्तराखंड की संस्कृति को संजो के रखना है और एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है उत्तराखंड के लोगों के लिए कि भैया मैं इतने टिहरी गढ़वाल का मेरा बैकग्राउंड है, देहरादून में मैं पला बड़ा, है ना, कोई बैकग्राउंड फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी अमीर नेताओं के लिए लिख रहे हैं और नेताओं के लिए एक विज़न रख रहे हैं कि आप किस प्रकार से अच्छी चीज़ें अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। राइट। तो एक विज़न लास्ट में मैं शेयर करना चाहूँगा। आज तारीख में देख लेता हूँ, आज है 3 अगस्त जी। 2025। हो सकता है कहीं ना कहीं एक आशा है दिल के अंदर कि उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखना है आने वाले 5 साल में, जब ये जो चीज़ें अभी मैंने पकड़ रखी हैं उन पे कामयाब होने के बाद आखिरी मंजिल राजनीति है और उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा करना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तभी बदल सकता है। लास्ट राजनीति है अभिषेक का सपना, फिल्म का सपना था, फिल्म हो गई, इसके बाद और फिल्में लिखेंगे, लेकिन जो क्या बोलेंगे मंजिल जो आपने बोली ना, उत्तराखंड की राजनीति में आके उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव लेकर आना है। बस इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई, और जिस तरीके से आपने जो सीढ़ियाँ तैयार की है ये ज़रूर राजनीति पे ही जा रही है, और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं हैं, पूरा सपोर्ट रहेगा। युवा अभिषेक भट्ट, और ये कहानी मुझे लगता है कि पहाड़ के युवा की एक पटकथा है जिससे कहीं ना कहीं सब लोग रिलेट करते हैं, और जो लोग भी उत्तराखंड और देहरादून में रहते हैं मुझे लगता है कि वो लोग सब कनेक्ट करते हैं इस चीज़ से। बस ये है कि आपको आवाज़ बनना, एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म देना, वो कई लोग लगे हुए हैं उस प्रयासों में, और मुझे लगता है कि प्रयास ही आदमी को सफल बनाता है। जैसे हमारे अभिषेक भट्ट जी अपने प्रयासों पर लगे हुए हैं, ऐसी अलग अलग लोगों की कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे। अगर आपके कोई सुझाव या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और अगर हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।